नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कश्मीर में आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और अब बस बाकी रह गया है तो आतंकियों का कब्र खोदना। और यकीन मानिए, हमारे सुरक्षा बल इस काम में माहिर हैं। कुल मिलाकर अब कश्मीर में एक बार फिर से अमन और चैन स्थापित होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कई सारे सवाल हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जहन्नुम का रास्ता तय करेंगे इंसानियत के दुश्मन। अब 72 हूरों के पास भेजने की कर ली गई है तैयारी। अब जिंदा नहीं बचेगा एक भी नापाक गुर्गा, उसे दी जाएगी मौत की सजा, क्योंकि तैयार कर ली गई है आतंकियों की हिट लिस्ट। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को पाक आतंकियों की लिस्ट तैयार करके दे दी है। 38 पाक आतंकी और उनके आकाओं को घेर कर मारने की योजना तैयार कर ली गई है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को पीओके के आतंकी कैंपों में चल रही गतिविधियों की जानकारी मिल चुकी है। सीमा से लगे टेरर लॉन्चिंग पैड पर बढ़ रही गतिविधियों पर हमारे रणबांकुरों की नजर है। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि जो लिस्ट बनाई गई है वो है क्या। कश्मीर में 38 पाक आतंकी मौजूद हैं। 27 आतंकी लश्कर के हैं, 11 आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं, 4 आतंकी श्रीनगर में हैं, 3 आतंकी कुलगाम में हैं, 10 आतंकी पुलवामा में हैं, 10 आतंकी बारामूला में हैं और 10 आतंकी कश्मीर इलाके में हैं। जो भी हो, घाटी से आतंकी समाप्त किए ही जाएंगे। लॉन्चिंग पैड और टेरर कैंपों पर भी हमारे जवान बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसे लेकर भारत अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। इसकी सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो कुछ तैयारी अब की जा रही है वो मुकम्मल कार्रवाई की है, क्योंकि नापाक नजरों को खत्म करने के साथ पीओके को अपने कब्जे में लेने की घड़ी अब नजदीक आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। तो आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और इस लिस्ट में यह भी बताया गया है कि कितने आतंकी कहां छिपे हुए हैं। आखिर यह लिस्ट हाथ लगना कितनी बड़ी कामयाबी है, खुफिया एजेंसियों को यह कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जिस तरह के हालात कश्मीर में बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कर्नल शैलेंद्र, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल शैलेंद्र आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। सबसे पहला सवाल आपसे ये लूंगा कि अब आतंकियों की लिस्ट हाथ लगी है, यह भी पता है कि किस इलाके में कितने आतंकी छिपे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो खुफिया एजेंसियों को यह बड़ी कामयाबी मिली है और एक बार फिर से जिस तरह से उम्मीद की जाती है कि घाटी में शांति स्थापित होगी, तो उसकी ओर एक कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये जो बनाने वाला सिस्टम है काफी हमारा काम करने का तरीका है जी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे लिस्ट बनाते हैं तो उसमें बड़ी नैरो डाउन फोकस्ड अप्रोच हो जाती है, क्योंकि सीआरपीएफ अलग लिस्ट बनाए, बीएसएफ अलग बनाए, पुलिस अलग बनाए, आर्मी अलग बनाए, राष्ट्रीय राइफल अलग बनाए, इंटेलिजेंस एजेंसी अलग बनाए, होने का चांस होता है। जब कोऑर्डिनेटेड अप्रोच करते हैं, जहां आपके सारे रिसोर्सेज आपके लिए काम कर दें और आप एक लिस्ट बना पाए, तो आप फोकस अब सब लोगों का बिल्कुल क्लियर। अगर लिस्ट है तो अब सब 20 को अलग अलग अपने अपने इलाके में ढूंढ रहे हैं, जो जिस इलाके में ठीक है। तो बनाना टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है।
अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लूंगा। जो ये लिस्ट बनाई जाती है उसके भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, और उसके अलावा जमीन पर उतरकर वहां पर काम करना पड़ता होगा। एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और एनआईए जिस तरह से जो नेटवर्क है उसको तोड़ने का काम करती है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, और जिस तरह से एनआईए काम कर रही है वो भी काबिले तारीफ जम्मू कश्मीर में। नहीं, देखिए, ये तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस गैदर करना इतना आसान काम होगा तो ये जितने क्रिटिसाइज करते हैं सब लोगों को ही काम करने में चाहिए। भाई, जिस तरह कि आप दुश्मन के बारे में टेरर चीजों का पता करेंगे, मूवमेंट का पता करेंगे, तो है नहीं अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। चाहे मुझे लगता है इससे देश की कामयाबी करना चाहिए कि हमारे साथ देश खराब। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल जिस तरह से आपने बताया कि लिस्ट बनती है, बीएसएफ अलग बनाती है, सीआरपीएफ अलग बनाती है, तो अलग अलग जो लिस्ट हैं वो बनती रहती हैं। आखिर सभी एक साथ मिलकर अगर काम करें, अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से मैं बात करूं, राष्ट्र सेवा सर्वप्रथम इस लिहाज से बात करूं मैं, तो अगर मिलकर काम करें तो जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं आधी हो जाएंगी। और देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक तो टेरर कंटिन्यूअस चलता है, ये तो है। और इस तरह उसमें भी कहीं ना, तो ये बड़ी ही कि एक तो टेररिस्ट को क्लियर मैसेज पहुंचना कि तेरा नंबर अब हम तेरे जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपको जहाँ पैर रखेगा वहां की वहां पर जो कर रही है तो तुझे जीने लोकल तेरा पाकिस्तान के आकाश तो इस घबराहट में, बौखलाहट में वो टेररिस्ट कोई गलती जरूर करेगा और बाहर आएगा। और अच्छा, हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जब भी इस तरह की लिस्ट तैयार होती है या फिर आतंकियों पर जब भी एक्शन लिया जाता है, तो आतंकी क्या करते हैं, वो पड़ोसी मुल्क में छुप जाते हैं, पीओके में अपना ठिकाना बना लेते हैं, वहाँ पर छुप जाते हैं। तो अब जब लिस्ट बन गई है, तुरंत एक्शन हो, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। हालांकि कहना बड़ा आसान है, मैं बहुत आसानी से कह रहा हूँ, इसको लेकर के पूरा पहले सर्च ऑपरेशन बाकायदा चलाया जाता है, उसके बाद पूरी तरह से उस इलाके की रेकी होती है, तो कई तरह की जो काम होते हैं वो हमारे सुरक्षा बलों को करने होते हैं वहाँ पर। तो आखिर जब लिस्ट बन जाती है तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से चलती है, वो किस तरह से फिर आतंकी का खात्मा किया जाता है, वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, जब हम ये लिस्ट बनाते हैं कि जनवरी इसी महीने में बनती है, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अब ये सारे क्लासेस बंद हो जाएंगे, सो इनका बैकवर्ड मूवमेंट उतना ही डिफिकल्ट है। अब ये बैकवर्ड मूवमेंट करना पॉसिबल हो जाएगा। अब इन्हें रहते फिर भी अगर मैं तो कहता हूँ, अगर कोई आतंकवादी इतना समझदार है कि वो वापस जाने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में वापस दूसरी साइड सिक्योरिटी हिसाब से मेरे ख्याल इसको बात नहीं हो सकती कि टेररिस्ट वो वापस अपने टीम जा चुके हैं, मेरा ये क्लियर कर दी तरह से लिस्ट, क्योंकि उसको भी पता जाता है कि उसका मतलब उसमें वो खौफ वो बड़ा नेचुरल कि वो उसमें खौफ में आके कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। चाहते हैं बाकी सारा फोर्सेस बड़े आराम तो बिल्कुल बस इंतजार रहता है तो फिर एक टेररिस्ट के बाहर आने का। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आपने लोकल सपोर्ट की बात की, और जो हमारे सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं उनके लिए जो लोकल हैं, खासतौर पर जो वहां की आम पब्लिक है, उनका सपोर्ट बेहद जरूरी हो जाता है। पहले की तुलना में अगर अब की मैं बात करूं, अगर देखें तो आतंकी गतिविधियों में 2014 के बाद गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन क्या
जो लोकल सपोर्ट है वो बढ़ा है, क्योंकि हमने तस्वीरें जन्माष्टमी पर, लाल चौक पर जन्माष्टमी मनाने की भी देखी हैं, तो क्या बदलाव देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में? दुनिया की कोई टेररिज्म सरवाइव कर ही नहीं सकती अनलेस उसके पास कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट लोकल सपोर्ट के बिना टेररिज्म सरवाइव नहीं करती। और इस दिशा में मुझे लगता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा अच्छा काम किया है कि पिछले कुछ सालों में लोकल ड्यूटी चली जाए, उसके अंदर एक नेशनल एटीट्यूड बना, ये जो आवाज और ये जो सेलेक्टेड फील्ड है, ये नहीं हमारी तरह है, हम उनकी तरह बात कर सकते हैं। अब हमारी कहीं से बात करने की औकात आ गई। ये जो कि वो नेशनल लोग बाहर बना रहे हैं, सिक्योरिटी तो भी एक बड़ी प्लैनेट है, कुछ एक जगहों पर दिन भी नहीं तो पहले निकला, तो देयर इज पॉजिटिव चेंज। अब शांति चाहती है, अब चाहती है, जॉब चाहती है, प्रगति चाहती है, और उससे देख के ये जो आपको फॉल्स होप देते हैं, इस होप का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का एम जेल के आजाद करना नहीं है, क्या करना है, वहाँ chaos करना है, वहाँ कत्लेआम करना है। ये अच्छा, बात एक जी अच्छा, एक और हम लोकल सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक अहम सवाल यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था उस दिन किस तरह से नारेबाजी हुई थी, किस तरह से प्रदर्शन हुए थे, हॉस्टल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे, हिंदुस्तान के विरोध में नारे की खबरें भी सामने आई थी। लोकल सपोर्ट को लेकर के मैं एक अहम सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि कहते ये हैं कि जब भी जो देश को खतरा होता है वो बाहरी दुश्मन से उतना नहीं होता है जितना अंदर के जयचंदों से होता है, क्योंकि ये दीमक की तरह काम करते हैं और कहीं ना कहीं देश को खोखला करने का काम ये लोग करते हैं। तो जिस तरह से एनआईए को जांच सौंपी गई है, क्योंकि एनआईए किस तरह से काम करता है आप उससे भली भांति वाकिफ है, नेटवर्क को, आतंक के नेटवर्क को तोड़ने का काम करता है, आराम से काम करता है अपना, तो ऐसे में एनआईए को जांच सौंपना जम्मू कश्मीर में कितना अहम ये कदम, इसको किस तरह से देखते हैं? एनआईए को जब कोई जांच की जाती है उसका होता है कि उसमें लोकल इन्फ्लुएंसेस काम ना करें, जो लोकल आज को कैसे, सो वहां पर एनआईए रोल करता है, जो तो हमारे ऊपर वापस आता है, हमारे घर वालों आपने जो देखिए मेरे अंदर है कि अगर पाकिस्तान मैच जीता है, इससे इंडिया ने सेलिब्रेट किया, मुझे ये मंजूर होगा, लेकिन आपने देश के खिलाफ नारा लगाए, ये बड़ी क्लैरिटी चाहिए कि ये आप होगी है, आपके अंदर कभी है, आपके अंदर और उसकी होना चाहिए कर रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं, देश को काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कितना करेंगे, लेकिन बच्चों को करने जरूरी। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं। दरअसल जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी आया है कि जो टेरर कैंप एक्टिव हुए हैं वो 17 से बढ़कर 20 हो गए हैं, यानी कि 3 जो टेरर कैंप है वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और लॉन्चिंग पैड्स भी हैं। आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। दरअसल हमने देखा था कि जब भी आतंकियों ने भारत में कोई भी किसी भी तरह का कदम उठाने की कोशिश की है तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक ले लें, चाहे आप एयर स्ट्राइक की बात कर लें। अब जिस तरह से कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है, हमारे जवानों को निशाना बनाया है, आम नागरिकों को निशाना बनाया है, तो क्या संकेत मिल रहे हैं कि इन पर भी एक्शन हो सकता है, वहां पर कुछ हो सकता है ऐसा आपकी नजर में? देखिए, पूरा देश, सारे चैनल्स, आपका चैनल बोलता है मुंह तोड़ जवाब, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब मुझे लगता है
कि देश की जनता, देश की सरकार, देश की सिक्योरिटी फोर्सेस नई स्ट्रेटेजी पर आए कि अगर हमें 17 से 20 होने का आतंकी कैंप और नए कैंप बनने का सही सकता है, अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की मदद करिए और इन कैंप्स को जगह से वो था जहाँ कैंप है कल आप बरसते अब हमें जो पाकिस्तान और वो मदद क्योंकि यहाँ पुलिस से पंगा लेने की शायद हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। मेरे हमारे पास कैंप मेरे खिलाफ लगाया है, मैं इसकी जड़ ही निकाल दूं। और आप लगाने आपका वेट करूंगा जहां आप आने वाले हैं अब वहां पर जब तक ठीक है। आप में तब डिस्ट्रॉय लगेगा। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, उसके बाद वहाँ पर जो टेरर कैंप्स हैं उनको, ताकि वहाँ से हटाया जा सके, उनको नष्ट किया जा सके। एक अहम सवाल आपसे लूँगा, लेकिन पाकिस्तान मानता कब है कि वहाँ पर इस तरह के टेरर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर आतंकियों का भरण पोषण उसकी ज़मीन पर हो रहा है, वो माने तब मदद की जाए ना? उसको भी तो बड़ा दिल दिखाना होगा आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ये ए जगह पर उन्होंने कैंप लगाया, पाकिस्तान तो नहीं करेगा, हमने उसे कर दी। अब कौन सा वो लोग कर रहे हैं? सीधी बात है, आपके हिसाब से यहाँ कैंप था ही नहीं। हमने तो 4 पेड़ गिराए हैं, हम 2 कौवे हैं उनके हिसाब से। क्या प्रॉब्लम? भाई देखिए, पाकिस्तान तो मजबूरी है कि वो बिल्कुल सामने खड़ा है, उसकी हिम्मत नहीं। मैं इसलिए इसको मदद बोलता हूँ कि हमने तो से पहले उसको उखाड़ दिया और हमने भी कह दिया कि कैंप था ही नहीं, तो वो समझाएंगे भाई लगन से नहीं दिया फिर तो लगे और तो फिर तो फिर आपको क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? 17 से 20 हो जाते हैं, 17 से फिर शून्य क्यों नहीं हुए अब तक? कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना चाहिए था पहले। यस, देरी इसलिए होती है क्योंकि इंडिया का कैरेक्टर है कि हम दूसरे देश के जमीन पर जनरली सकते हैं कि अपने आप ये जो हमारा कैरेक्टर ये आप वो हमारा बिल्कुल। उन्हें परेशान कर रखा है। हमारा रोना है कि तुम्हारे भेजे हुए टेररिस्ट जब सॉल्यूशन हम तो मुझे क्या लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है ना कि ऐसा है जिस तरह से अपने नापाक मंसूबे लेकर के बैठा हुआ है, तो उस पर भी तो लगाम लगनी चाहिए, उस पर तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सोचना चाहिए। फिर उस पर कैसे लगाम लगेगी? Let us be Israeli army, learn from the Israeli way of working. अगर हमास तंग कर रहा है और हमास का इक्विवेलेंट अगर आईएसआई अपने आप को समझ रहा है, तो श्रीमान जी हम आप तक देख सकते हैं। बिल्कुल, ये मैसेज आना बड़ा जरूरी है। हर वो आतंकवाद का आका, चाहे वो किसी भी वर्दी में, अगर हो सकता है तो अंदर ये जरूर अच्छा, जो भारत की रणनीति रही है या फिर भारत की सोच भी रही है कि पहले हम वार नहीं करते हैं, जिस तरह से आपने भी बताया, लेकिन कोई छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं, ये भी सच है। और इस बात की जो गवाह है वो पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है और भली भांति जानती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो भारत का ये रवैया है, हालांकि मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और शायद मैं आपकी सलाह भी इस पर चाहूँगा कि किसी को छेड़ने ही क्यों दे, जब जानकारी मिल गई तो तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है, उसमें भी कई प्रक्रियाएं होती हैं, उससे गुजरना पड़ता है।
तो क्यों मतलब इतना समय लगता है चीज़ों को करने में? और देखिए क्या ये जो आपको लगता है कि ये रवैया बदलेगा? इस सवाल का भी जवाब चाहूंगा आपसे। ये छेड़ने वाली जो बात है, जब छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है। इसमें आ जाती है एक देश की टॉलरेंस। हम्म। अगर हम सारे काम छोड़कर सिर्फ यही देखते थे कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ छेड़ रहा है, तो हम बाकी अच्छे काम नहीं। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास बाकी अच्छे काम करने को कुछ है नहीं, सिर्फ एक छेड़। और उसके लिए वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो ये काम हो गया। सो मुझे नहीं कि मेरी पूरी देश की फोर्स सिर्फ इस बात पर छिड़ जाए कि हमें छोड़ कर। मुझे नहीं, क्योंकि एज अ कंट्री हमारे पास एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, एग्जैक्टली। इकोनॉमी है, उस पर ध्यान। हमारी तो चलिए कोई बात नहीं, छेड़ देते हैं, उसका आपको जवाब दे दिया जाता है। आप गला काट कर वो थप्पड़ मारने की जगह ना हो, ये शायद सोच भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में है, हमारा इतने है कि हम माफ ज्यादा विश्वास है। पर 70 साल में सीख के कोई भी बात मान ही नहीं रहा, बिल्कुल। तो हमें, जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने नेबर्स की बाउंड्री जरूर बदल। ये पाकिस्तान जानता है, बांग्लादेश हो चुका है। मत बनाइए बलूचिस्तान, मत बनवाइए पाकिस्तान, जहां पर आप चलाना। पर जिस दिन ये हो, तो फिर आपको अच्छा, एक और अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल जो खुफिया रिपोर्ट आई है उसमें ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जो लश्कर तैयबा हैं या फिर दूसरे जो आतंकी संगठन हैं, उनके हाथ में तालिबान के हथियार लगे हैं। और आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपने हथियार वहां पर छोड़े थे। तो ये तो केवल भारत के लिए ही चिंता की बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। और आपको याद होगा कि जब पिछली बार तालिबान का अफगानिस्तान में शासन था तो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला था। चाहे बात आप पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों की ले लीजिए, चाहे बात आप तजाकिस्तान की ले लीजिए, वहां पर रूस अब जिस तरह से अपना डिफेंस तैयार कर रहा है। तो तालिबान, आखिर एक सवाल, अहम सवाल ये हो जाता है कि तालिबान के पास हथियार आते हैं, वो फिर लश्कर तक कैसे पहुंच जाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कैसे होने लग जाता है? भाई देखिए, इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है। आज की तारीख में से भी नॉलेज किया जा रहा है कि पाकिस्तान यूएस द्वारा छोड़े गए हथियार खरीद रहा है। 100 रुपए का हथियार 10 रुपए में खरीद। भाई क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर यूएस तो सबसे पहले, क्योंकि वेपन के साथ टेररिस्ट। सो ये जो ये आईएसआई दिए जाते, ये एक कवर अप है कि जी हम नहीं चाहते टीटीपी को हथियार मिले, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। ये एक अच्छा। आपका देश जी। टेररिस्ट है, और दैट इज व्हाई दुनिया में हथियार पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज आफ्टर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान आप है जो इस टेररिज्म को फैला रहे हैं। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं तो ये सवाल जरूर बनता है। दरअसल टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम मायना होता है, और जिस तरह से हमने कुछ घटनाएं देखी हैं हाल ही में, ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं। तो जिन रास्तों पर अब आतंकवादी चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से सहारा ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है अब पूरी भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, देयर विल बी ऑलवेज अ कॉस्ट टू पे। बहुत छोटी सी बात करूंगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे वर्ल्ड पर आ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि रूरल एरियाज के गाँव अनटिल वो ऊपर बढ़े। इसी तरह अगर इस्तेमाल तो उसका बहुत काम जो है
ये हमें हम्म एक बैक ये सोशल मीडिया लोग इलेक्ट्रॉनिक वहां पर उपयोग करने की जो सिस्टम्स हैं उसको काम करना हो ये जरूरी चीज क्योंकि उसके कंट्रोल सो अच्छा, आखिर ये जी, बिल्कुल चैलेंज के तौर पर निकलना लेना चाहिए उसको, और इसका समाधान भी ढूंढना चाहिए जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं। एक और अहम सवाल लूंगा और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, माफ कीजिएगा मैंने पिछले सवाल पर आखिरी सवाल बोला था, लेकिन ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आप लगातार उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। सरकार का जो रवैया है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से टारगेट किलिंग बढ़ी है, उसके बाद अमित शाह के दौरे को आप ले लीजिए, उससे पहले जिस तरह से सरकार का वहाँ पर विकास को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की पहल को आप ले लीजिए, तो सरकार का रवैया किस तरह से देखते हैं आप? और अगर सरकार के काम की मैं बात करूं तो क्या वो सही दिशा में जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर बात करूं तो? मेरा अपना सोच विचार सारी चीजें सरकार पर ही अगर छोड़नी है तो डिस्कशन किस बात का। भाई ये जो ऑपोजिशन तकनीकी सरकार थी, भाई आपका कोई स्पर्श नहीं बता सकता, आपका कोई सोल्यूशन करने का जिम्मेदार आप या मोदी साहब अकेला आदमी सारे काम कर क्या चाहते हैं, आपका काम भी वही करें। बिल्कुल। और अब एज ऑपोजिशन एज लोकल पब्लिक हमारा क्यों फर्ज बनता है श्रीनगर के अंदर एक सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम लोकल लोकल करना पड़ेगा, ऑपोजिशन को खड़ा होना पड़ेगा, ये इसमें पार्ट लेने हम हम आपको सोल्यूशन देते हैं, जैसे आपको प्रॉब्लम ये सारे अच्छे काम रेडी लेकिन सरकार से और सरकार इज और जो सरकार है वो जनता से ही बनती है। अब आपने विपक्ष का जिक्र किया है तो एक सवाल और बनता है यहाँ पर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो लोकल पार्टीज हैं, पीडीपी ले लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, उनके नेताओं की बयानबाजी है, क्या आपको नहीं लगती कि वो जम्मू कश्मीर के विकास में आड़े आ रही है? और अगर आड़े आ रही है, जिस तरह से उनके बयान सामने आते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती का आप जिक्र कर लीजिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, और अगर एक्शन होना चाहिए तो होता क्यों नहीं है? भाई मुझे तो आप एक बात बताइए, उसकी पास जो व्यक्ति एक सीआरपीएफ वो किस, अगर आप मैडम हमसे हमारे देश से इतनी ज्यादा तकलीफ में आ रही है तो इसे तो कम से कम करिए। पहली बात ये पॉलिटिक्स पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस आप खूब पॉलिटिक्स करिए, मेरे देश की तरफ मत उनको। बिल्कुल, दिक्कत वही आती है ना जब राष्ट्र विरोधी बयान आते हैं। आपने अगर इनको फाइट उंगली काट देनी चाहिए, अगर आपने हाथ उठाया तो हाथ काट देना चाहिए, अगर आपने जबान निकालने की कोशिश करी जबान, सीधी बात। ये एक्चुअली तो सालों का जो एक नशा चढ़ा हुआ है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। कोई बोल देता है कि जेल के कोई इंडिया के बाप का है, बॉडी मीन इंडिया के, अबे तेरे बाप का है ना, इंडिया के बाप का है तभी तो हमारे पास है, एग्जैक्टली। तभी तो करना है। मतलब ये जो हमारी टॉलरेंस है ना चेंज होनी चाहिए। आप बोलिए खूब पॉलिटिक्स प्रॉमिस कर, झूठे प्रॉमिस करिए आपके कैरेक्टर, क्योंकि आपसे ज्यादा उम्मीद जेएनके का कोई आपका करता नहीं। पहली बात इन बड़े लोगों के ऊपर हाथ है, इनके रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, वेरी हैप्पी। मैं अभी मार्च वहां था, वेरी हैप्पी। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन, हमें नहीं है, हम ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली। तेरे
अगर करने को तैयार है, मना किसने किया? बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे कर्नल शैलेंद्र जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। इन्होंने विस्तार से सारी बातें बताई, एक एक करके बताई, और उम्मीद करेंगे कि इनसे बेहद ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों को मिली होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो घाटी में अमन चैन स्थापित करने के लिए अब कवायद और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और आतंकियों का खात्मा तो जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से कर्नल शैलेंद्र ने बताया कि अब जम्मू कश्मीर में तीसरा राजनीतिक विकल्प, एक नया राजनीतिक विकल्प तलाशना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो देश के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आप सेकिए, लेकिन देश के खिलाफ आवाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।